हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। और जैसा कि आप सभी ने दृष्टि नियंत्रण को पढ़ना शुरू कर दिया है, और हमने अभी लास्ट जो वीडियो है हमारा वो पहला अंक था, एडिशन 1 था। अभी एडिशन 2 आ चुका है। मार्च के सारे करंट अफेयर्स को ये कवर कर रहा है। फरवरी में इसका ये द्वितीय अंक आया है। और जैसा कि आपने मार्च में बहुत प्यार दिया और उसको कवर किया है, उसी तरह से ही आपको जो अभी मैं द्वितीय अंक जो देने जा रहा हूँ उसमें भी आप डेफिनेटली इसको पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए 10 किताबों को 10 पढ़ना सही नहीं है, बल्कि एक किताब को पढ़िए, कम से कम 10 बार पढ़िए, आपको डेफिनेटली ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स का यही कहना है कि करंट अफेयर्स को कवर करना आसान नहीं है। करंट अफेयर्स को अगर स्ट्रैटेजिकली अगर कवर करते हैं तो ज़रूर आसान हो जाता है। क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप 10 अलग अलग बुक से पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं याद होगी। आप एक ही बुक से 10 बार पढ़िए और ज़रूर याद होगी। और दूसरा चीज़ होना चाहिए ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी आपको यहाँ पर, आप जान रहे हो जितने भी टॉपर्स हैं, जितने सेलेक्टेड हैं, उन सभी का कहना है घटना चक्र समसामयिकी की जो दृष्टि आती है, आई दृष्टि जिसको बोलते हैं, उसको आपको खत्म करना है। दृष्टि की पहले अर्धवार्षिकी आती थी, वार्षिकी आती थी, लेकिन इन्होंने अभी एक नया जो स्टार्ट किया है जिसमें वो हर महीने लेकर आ रहे हैं। तो ये इनका दूसरा अंक है। आप इसको जबरदस्त एकदम कवर करिए, क्योंकि उसके बाद जब हाफ ईयरली और एनुअली आएगा तो आज जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। तो इसमें हम ये द्वितीय अंक है, डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। और इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमारा फॉर्मेट रहा है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको वो चीज़ याद हो जाए, वही हम करने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सूक्ष्म दृष्टि सेक्शन है उसको हम खत्म करते हैं। सूक्ष्म दृष्टि में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी और विविध खेल, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। तो एक बार एक पर्टिकुलर इस वीडियो में आप इसको जरूर देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और जो भी मैं बोलता हूँ वो 2-3 बार रिपीट करता हूँ, जहाँ जैसा रहता है, ट्रिक की भी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको उससे डेफिनेटली जो है फायदा मिलता है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय क्रम को समझ लेते हैं। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने किस 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो सबसे पहले आपको यहाँ ये देखना है कि किसने ये परियोजना को मंजूरी दी है। तो आर्थिक मामले जो देखता है मंत्रिमंडलीय समिति, जिसको बोलते हैं CCEA, इसने क्या किया है, एक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। ये रोपवे कहाँ पे बन रहा है? तो सबसे पहले तो उत्तराखंड में बन रहा है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना। इस परियोजना का काम क्या है, नाम क्या है? गोविंद घाट। गोविंद घाट से हेमकुंड हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना। ठीक है। तो इसको कहाँ पर? उत्तराखंड का है। इस कितनी लंबी रोपवे परियोजना है? 12.4 मीटर लंबी, ये किलोमीटर, 12.4 किलोमीटर लंबी ये रोपवे परियोजना है। ठीक है। दूसरा, भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ ये भारत का पहला है। तो भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थान है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो लखीमपुर खीरी जो उसका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर। उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उनमें से एक जो है लखीमपुर खीरी भी है। तो लखीमपुर खीरी में भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। चूंकि आप पेपर देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, ठीक है, तो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आपको यूपी से जो इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बहुत जरूर पूछेगा। तो आप इसको आप स्टार दे सकते हैं, क्योंकि भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट हुआ है, और वो भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। अब ये कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है इस जो प्लांट है, बायोपॉलिमर प्लांट? तो उसका नाम है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है बायोपॉलिमर प्लांट को स्थापित करने वाली कंपनी का नाम है। क्या नाम है? बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। हिंदी विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? हिंदी विधानसभा का अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है। हिंदी विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? विजेंद्र गुप्ता। हिंदी विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? विजेंद्र गुप्ता को। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल जोगी घोपा असम, जोगी घोपा असम में। तो अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जोगी घोपा असम में। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी हमारे क्या बने हैं? दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। यह किन देशों की सीमा के निकट अवस्थित है? क्या चीज? जो जलमार्ग टर्मिनल है अंतर्देशीय, जो कि असम के जोगी घोपा में है।
तो ये भूटान और बांग्लादेश की देश की जो देश है उसकी सीमा के निकट है। जोगी घोपा असम। भारत का पहला इंपॉर्टेंट वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली के पास में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट। वर्टिकल यानी खड़े खड़े में लगा है और दोनों तरफ से उसके फेसेस हैं। तो वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली में। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, MSDE। कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? स्वावलंबनी। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में, इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इस स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य है। पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इस स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किन राज्यों में शुरू किया गया है? तो उत्तर पूर्व राज्य में है। पहली बात तो आपको क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ? असम, मेघालय और मिजोरम। असम, मेघालय और मिजोरम। स्वावलंबनी कार्यक्रम किन राज्यों में शुरू किया गया है? तो आंसर है असम, मेघालय और मिजोरम। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो गुजरात सरकार ने राज्य का, मतलब अपनी राज्य का यानी गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। तो किसे? मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ। गुजरात में जो मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ जो है उसको गुजरात। किन दो संगठनों ने ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र यानी COEET के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, TERI। तो दो संगठन है ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से संगठन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, TERI। ठीक है, TEI, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र यानी COEFT कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या स्थापित किया जा रहा है? ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र। आदर्श तन्यक गांव की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आदर्श तन्यक गांव एक आइडियल गांव है, तन्यक गांव, उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? सोलन में रखी गई है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? सोलन में एक गांव को आदर्श तन्यक गांव के नाम से जाना जा रहा है। किस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करेगा ये आदर्श तन्यक गांव जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में है? ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास में ये क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस परियोजना को कौन से संस्थान सहयोग कर रहे हैं? ये आदर्श तन्यक गांव जो परियोजना है, इस परियोजना को कौन से गांव सहयोग कर रहे हैं, कौन से संस्थान सहयोग कर रहे हैं? तो आंसर है CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। हिमाचल प्रदेश सरकार काम कर रही है, बाल रक्षा भारत काम कर रहा है और जी इंटरटेनमेंट भी काम कर रहा है। तो जी इंटरटेनमेंट, हिमाचल प्रदेश की सरकार तो काम करेगी ही, बाल रक्षा भारत भी है और वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR भी इसमें काम कर रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विकास संस्थान यानी NIMHR का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सीहोर मध्य प्रदेश में। सीहोर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन हो रहा है, सीहोर मध्य प्रदेश। सीहोर मध्य प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन हो रहा है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट का है जो कि कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है तपोवन आश्रम, प्रयागराज। विश्व का पहला महामृत्युंजय मंत्र यंत्र जो है, महामृत्युंजय यंत्र विश्व का क्या है? ये पहला है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो कि 52 फीट का है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तपोवन आश्रम, प्रयागराज में, जो कि 52 फीट का है। ठीक है, तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है?
तो वो है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस। पहले लोकपाल दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो वो इस 16 जनवरी 2025 को ये पहला लोकपाल दिवस का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ये पहला लोकपाल दिवस मनाया गया 16 जनवरी को नई दिल्ली में मनाया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाया गया है? तो वो है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इस बार 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन था 8 से 10 जनवरी के बीच में भुवनेश्वर उड़ीसा में, और ये उड़ीसा में पहली बार हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार उड़ीसा में मनाया जा रहा है, भुवनेश्वर में, 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में। 18वें प्रवासी दिवस भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यह 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय रहा है। क्या विषय रहा है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो मुख्य अतिथि के तौर पर क्रिस्टीन कंगालू। ये क्रिस्टीन कंगालू, कंगालू जो है वो त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति हैं। त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टीन कंगालू, ये मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ये किस नंबर का था? 18वें नंबर का था। कहाँ पर आयोजित हुआ? भुवनेश्वर के उड़ीसा में। उड़ीसा में पहली बार हुआ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और साथ ही साथ इसका जो थीम था वो आपको याद रखना है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये इसका थीम था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टीन कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति। क्रिस्टीन कंगालू ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं, त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टीन कंगालू त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टीन कंगालू त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 100 2025 प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान किस अनूठी पर्यटक पर्यटक ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन भी किया गया है, एक पर्यटक ट्रेन। उत्तर प्रदेश के किस जिले से औद्योगिक पार्क निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली है? तो औद्योगिक पार्क जो है एक निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली है, तो वो है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से औद्योगिक पार्क निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली है। कहां से? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। रक्षा मंत्रालय ने सर्वसम्मति से वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वर्ष 2025 को सर्वसम्मति से हम सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के नाम से जानेंगे। सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के नाम से जानेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सर्वसम्मति से 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के नाम से मनाने का निर्णय लिया है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित कहाँ स्थापित किया गया है? किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग चिड़ियाघर। ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है। उस चिड़ियाघर का नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर है? ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर का ही नाम था, दार्जिलिंग में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को मंजूरी दी गई? एक नया रेलवे जोन बनाया जा रहा है जो कि 7 फरवरी 2025 को इसकी मंजूरी मिली है। उसको बोला गया है साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट रेलवे एक नया रेलवे जोन बनाया जा रहा है, साउथ कोस्ट रेलवे। कौन सा रेलवे डिवीजन दो अलग अलग डिवीजन में विभाजित भी हुआ है? तो वोल्टेयर डिवीजन जो है वो दो अलग अलग डिवीजन में विभाजित हुआ है। वोल्टेयर डिवीजन के पहले भाग का क्या नाम रखा गया? तो आंसर है विशाखापत्तनम डिवीजन। वोल्टेयर डिवीजन जो था उसके पहले भाग का नाम विशाखापत्तनम डिवीजन रखा गया है, और दूसरे डिवीजन को का नाम है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन मुख्यालय, और ये इसका रायगढ़ उड़ीसा में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? रायगढ़ उड़ीसा में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय रायगढ़ उड़ीसा में है। 76वें गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राजकीय मेहमान कौन थे? आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राजकीय मेहमान के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको जानिए। ये है प्रबावो सुबियांतो। प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राजकीय मेहमान भी बने हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राजकीय मेहमान कौन बने हैं? प्रबावो सुबियांतो। प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं ये, प्रबावो
सुबियांतो, प्रभावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। उड़ीसा सरकार एवं ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क की साझेदारी में ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो आंसर है भुवनेश्वर में। उड़ीसा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क की साझेदारी में ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो आंसर है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में क्या स्थापित हो रहा है? ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर। ठीक है, किसकी साझेदारी से? तो उड़ीसा सरकार है और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क जो कि सिंगापुर की एक कंपनी है, उन दोनों की साझेदारी से ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर एक स्थापित हो रहा है। कहाँ पर स्थापित हो रहा है? भुवनेश्वर में। तो इस तरह से हमने राष्ट्रीय खंड को खत्म कर लिया। अभी हम अंतरराष्ट्रीय खंड क्रम को पढ़ने जा रहे हैं। किस देश ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के कारण क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन सीसीएम से हटने की घोषणा की है? किस देश ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के कारण क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है? तो आंसर है लिथुआनिया ने। लिथुआनिया ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के कारण क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन सीसीएम से हटने की घोषणा की है। किसने? लिथुआनिया ने। लिथुआनिया ने क्या किया है? सबसे पहले वो क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन से हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि रूस से उसको सुरक्षा चिंताएं थी। क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इससे कौन अटक हुआ है? तो लिथुआनिया। लिथुआनिया क्या है? एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबाडोस 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 कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे याद कर लो, बारबाडोस बारबाडोस बार बार डोज लेते हैं एनर्जी के लिए, तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाली राजकुमारी एस्ट्रिड कौन है? तो मार्च 2024 में भारत का दौरा करने वाली राजकुमारी एस्ट्रिड कौन है? तो वो है बेल्जियम के आर्थिक मिशन की प्रमुख हैं। राजकुमारी एस्ट्रिड कौन है? ये बेल्जियम के आर्थिक मिशन की क्या है? प्रमुख हैं। राजकुमारी एस्ट्रिड ये भारत का दौरा इन्होंने किया। और ये कौन है राजकुमारी एस्ट्रिड? तो वो है बेल्जियम के आर्थिक मिशन की प्रमुख हैं। बेल्जियम के आर्थिक मिशन की प्रमुख हैं राजकुमारी एस्ट्रिड। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जीटीएआई की शुरुआत करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जीटीएआई की शुरुआत करने की घोषणा डेनमार्क ने की है। डेनमार्क ने क्या किया है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जीटीएआई की शुरुआत करने की घोषणा की है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जीटीएआई की शुरुआत करने की घोषणा किस देश ने की? तो आंसर है डेनमार्क ने की है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जीटीएआई की शुरुआत करने की घोषणा किस देश ने की? तो आंसर है डेनमार्क। भारत ने उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर किस देश को 26 टन की मानवता सहायता प्रदान की है? तो वो है होंडुरास। होंडुरास कंट्री जो है उसको एक उष्णकटिबंधीय तूफान सारा था आने वाला था, तो इस कारण से वहां पर हमने मानवीय सहायता भेजी है, लोगों को, रेस्क्यू टीम को भेजा है। ठीक है, तो कहाँ पर भेजा है? होंडुरास में भेजा है। होंडुरास में, याद रखना है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फैट एफ प्लेनरी का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आंसर है एलिसा डिएंडा मद्राजो मैक्सिको। एलिसा डिएंडा मद्राजो मैक्सिको। एलिसा डिएंडा मद्राजो मैक्सिको। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल प्लेनरी का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो एलिसा डिएंड्रा मद्राजो मैक्सिको। फैट एफ निगरानी सूची यानी ग्रे सूची में किन देशों को जोड़ा गया है? तो लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नेपाल, दो को जोड़ा गया है। लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड नेपाल, इसमें दो लोगों को जोड़ा गया है फैट एफ निगरानी सूची यानी ग्रे सूची में, लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नेपाल। और इस ग्रे सूची से किसको हटाया गया है? तो आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस को इस ग्रे सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश अतिथि पहल के तहत फैटेफ प्लेनरी में शामिल हुआ है? तो फैटेफ प्लेनरी में शामिल होने वाला कौन सा देश है अतिथि पहल के रूप में? अतिथि पहल के रूप में तो वो है केनिया, कैमन द्वीप और सेनेगल। केनिया, कैमन द्वीप और सेनेगल। केनिया, कैमन द्वीप और सेनेगल अतिथि पहल के रूप में फैटेफ प्लेनरी में शामिल हुए हैं।
अतिथि पहल के रूप में फैटेफ प्लेनरी में शामिल हुए हैं केन्या, कैमन द्वीप, सेनेगल। केन्या, कैमन द्वीप और सेनेगल। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन IALA के उपाध्यक्ष पद के लिए कहाँ चुना गया है? तो आंसर है सिंगापुर में चुना गया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन IALA के उपाध्यक्ष पद के लिए कहाँ चुना गया है? तो आंसर है सिंगापुर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए कहाँ चुना गया है? तो वो सिंगापुर में चुना गया है। प्रसिद्ध तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर ये क्या है? प्रसिद्ध तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर। इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर है फिलीपींस में। तो फिलीपींस में एक तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। यह अनावरण भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ उपलक्ष्य के रूप में किया गया है। तो 75वीं वर्षगांठ थी राजनयिक संबंधों की। तो 75वीं वर्षगांठ के रूप में इन्होंने क्या किया? तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में किया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है दुबई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट है वो कहाँ पे किया गया है? वो दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? कि भविष्य की सरकारों को जो है आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम थी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू हुआ है? तो आंसर है बांग्लादेश में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू हुआ है? तो आंसर है बांग्लादेश में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू हुआ है? तो आंसर है बांग्लादेश में। ऑपरेशन डेविल हंट का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पर कार्रवाई करना। ऑपरेशन डेविल हंट का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पर कार्रवाई करना। राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पर कार्रवाई करना ऑपरेशन डेविल हंट का उद्देश्य है। अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा किसने की है? अर्जेंटीना ने। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बार्ट डी वेवर। बार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बार्ट डी वेवर। बार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बार्ट डी वेवर ने। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बार्ट डी वेवर ने। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बार्ट डी वेवर ने। किस हवाई अड्डा कंपनी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? तो जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड इसने क्या किया है? हवाई अड्डा कंपनी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। किस हवाई अड्डा कंपनी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते पर में शामिल होने की घोषणा की है? तो जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड। जीएमआर किन प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन करता है? तो दिल्ली, हैदराबाद, गोवा और मैदान, इंडोनेशिया। जीएमआर किन प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन करता है? तो दिल्ली का करता है, हैदराबाद का करता है, गोवा और मैदान ये इंडोनेशिया का है। इसको जीएमआर शामिल करता है संचालन। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते में शामिल होने की घोषणा की है किस हवाई अड्डा कंपनी? ये हवाई अड्डा कंपनी है जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया है? तो डेनमार्क ने शुरू किया है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया है? डेनमार्क ने। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया? तो आंसर है डेनमार्क। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया? तो आंसर है डेनमार्क। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया? तो आंसर है डेनमार्क। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI किस देश ने शुरू किया? तो आंसर है डेनमार्क। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया? तो आंसर है डेनमार्क। GTAI का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत के साथ सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूती करना। जो भारत के साथ सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना ये ग्रीन
ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया का शुरुआत किससे हुआ है? डेनमार्क के साथ हुआ है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत के साथ सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो एक पर्वत है न्यूजीलैंड का एक पर्वत है, उसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, मतलब एक लीगल एंटिटी के रूप में उसको शामिल किया गया है। तो वो है तारानाकी मोंगा। तारानाकी मोंगा पर्वत जो है उसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। न्यूजीलैंड का एक पर्वत है ये, न्यूजीलैंड का पर्वत है, उसे कानूनी रूप का दर्जा दिया है। उसका नाम क्या है? तारानाकी मोंगा। तारानाकी मोंगा, तारानाकी मोंगा, तारानाकी मोंगा, तारानाकी मोंगा, तारानाकी मोंगा। माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय इकोवास, इकोवास पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय, पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय, पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय से अपने आप को बाहर करने वाले 3 देश कौन कौन से हैं? माली, नाइजर, बुर्किना फासो। माली, नाइजर, बुर्किना फासो। माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय से अपने आप को बाहर कर लिया है माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने। वर्ष 1975 में स्थापित पूरे क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाले इस संगठन में अब कितने सदस्य रह गए हैं? तो आंसर है अब इकोवास में केवल और केवल 12 सदस्य रह गए हैं। 12 सदस्य रह गए हैं, 3 बाहर निकल चुके हैं, पहले 15 थे अभी कुछ दिन पहले तक, अभी बाहर हो गए 29 जनवरी 2025 को, तो अभी 12 रह गए हैं। पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अबी धाबू संयुक्त यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में 28 से 29 जनवरी के मध्य में पहला जो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया है। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया है कहाँ पर? अबू धाबी में। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी में। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन है? तो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि जो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ है उसके मुख्य अतिथि डॉक्टर एस जयशंकर। ये कौन है? भारतीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, भारतीय विदेश मंत्री। मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट, मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो दार एस सलाम तंजानिया में। दार एस सलाम तंजानिया में मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट आयोजित किया गया है। दार एस सलाम तंजानिया, दार एस सलाम तंजानिया में। दार एस सलाम तंजानिया, दार एस सलाम तंजानिया, दार एस सलाम तंजानिया। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो डेफिनेटली अमेरिका की है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसकी है? अमेरिका की। और इसमें भारत का स्थान क्या है? चौथा है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। दुनिया की शीर्ष 5 शक्तिशाली सेनाओं में कौन सा देश शामिल है? तो सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे भारत है, फिर आपको पांचवा भी पता होना चाहिए, तो वो है दक्षिण कोरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत और फिर उसके बाद कौन है? दक्षिण कोरिया है। ठीक है, 5 शीर्ष शक्तिशाली सेनाओं में कौन सा देश शामिल है? तो 5 आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और दक्षिण कोरिया। लेबनान का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? लेबनान का राष्ट्रपति जोसेफ आउन को चुना गया है। जोसेफ आउन। लेबनान, नान, नान के लिए क्या होगा? सेफ के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नान, लेबनान में क्या है? नान, नान आप खाते हुआ, ठीक है, नान के साथ मस्त मटर पनीर खाइए या चिली पनीर खाइए, मजा आ जाएगा। तो लेबनान, नान के राष्ट्रपति के लिए सेफ के पास जाना पड़ेगा और उनको क्या करना पड़ेगा? या तो सेफ के पास जाइए आप या फिर उनको आओ, बुलाइए आप उनको। ठीक है, तो लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ आउन, जोसेफ आउन, जोसेफ आउन, जोसेफ आउन। यूरो ड्रोन परियोजना में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया है? पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा, पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा भारत को दिया गया है। यूरो ड्रोन परियोजना में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया है? तो आंसर है भारत को दिया गया है। यूरो ड्रोन परियोजना में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया? तो आंसर है भारत को। एशिया प्रशांत के किस देश को यह दर्जा पहले से प्राप्त है? तो आंसर है जापान को। जापान को ये जो पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा पहले से ही प्राप्त है एशिया प्रशांत एरिया में। ठीक है, एशिया प्रशांत एरिया में पहले से ही अगर किसी को ये दर्जा प्राप्त है तो वो देश था जापान। अभी हमें भी मिल गया है किसमें? यूरोडोन परियोजना में। ठीक है, यूरोडोन परियोजना। अब यूरोडोन परियोजना में कौन कौन से राष्ट्रों की साझेदारी है? तो आपको याद रखना है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड इटली। यूरोडोन कार्यक्रम में किन राष्ट्रों की साझेदारी है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और
इटली। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है? तो डेनाली, डेनाली पर्वत चोटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर रखा है? तो माउंट मैकिनले। ठीक है, नाम बदलकर रख दिया गया है। डेनाली पर्वत चोटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। इस पर्वत का नाम पहले किसने डेनाली रखा था? तो ये बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसका नाम डेनाली रखा था। अभी उसको माउंट मैकिनले कर दिया गया है। माउंट मैकिनले किसके सम्मान में? तो ये अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति हैं विलियम मैकिनले, उनके सम्मान में ये नाम रखा गया है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो उसको बोल दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो मैक्सिको की खाड़ी होती थी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने नाम उसका बदलकर क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। ये याद रखना है, अब यही पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लो आप। ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित किया है? ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित किया है? तो वो है ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम, इसने प्रकाशित किया है। कंसोर्टियम ने प्रकाशित किया है। ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम ने ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक भूमि क्षेत्र पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी हुई है? तो वैश्विक भूमि क्षेत्र पर औसत वार्षिक वर्षा 798 मिलीमीटर हुई है। 798 मिलीमीटर हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक भूमि क्षेत्र पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी हुई है? 798 मिलीमीटर। इस रिपोर्ट के अनुसार किन देशों में वर्ष 2024 में रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई है? किन देशों में? तो पश्चिमी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका, नाइजर और माली। पश्चिमी अफ्रीका, नाइजर और माली। रिपोर्ट के अनुसार किस देशों में 2024 में रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई है? पश्चिमी अफ्रीका, नाइजर और माली ने। किस देश की सेना ने आतंकी संगठन बोको हराम, आतंकी संगठन है बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया है? तो बोको हराम ये एक आतंकी संगठन कहाँ पर है? चाड में है। चाड जो अफ्रीकन कंट्री है, चाड, अफ्रीकन कंट्री चाड जो है वहां पर क्या है? बोको हराम एक आतंकी संगठन है, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन चला। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन हस्का नाइट। ऑपरेशन हस्का नाइट। ऑपरेशन हस्का नाइट। बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया गया है। बोको हराम एक आतंकी संगठन है, कहाँ पर है? चाड में। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का नया चांसलर, ऑस्ट्रिया का नया चांसलर कौन नियुक्त हुआ है? तो क्रिश्चियन स्टॉकर को। क्रिश्चियन स्टॉकर को, क्रिश्चियन स्टॉकर को ये ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन स्टॉकर को। ऑस्ट्रिया क्रिश्चियन स्टॉकर को। ऑस्ट्रिया क्रिश्चियन स्टॉकर को। जीटीएआई किस प्रमुख जलवायु लक्ष्य से जुड़ा हुआ है? जीटीएआई किस प्रमुख जलवायु लक्ष्य से जुड़ा है? तो वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी। वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी, वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी। जीटीएआई किस प्रमुख जलवायु लक्ष्य से जुड़ा है? वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी। वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी से जुड़ा है। वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी, वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी, वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी। जीटीआई किस साझेदारी के तहत शुरू किया गया है? तो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जीएसपी 2020। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जीएसपी, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जीएसपी 2020 जीटीआई किस साझेदारी के तहत शुरू किया गया है? ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जीएसपी 2020। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो आंसर है समुदाय वर्ष के रूप में घोषित किया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो आंसर समुदाय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इस तरह से हमने अंतरराष्ट्रीय सेक्शन भी खत्म कर लिया है। अभी हम आर्थिक सेक्शन को हम कवर करने जा रहे हैं। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो आंसर है यस बैंक। ठीक है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो आंसर है यस बैंक। यस बैंक एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक। किस देश ने राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है अमेरिका। किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है अमेरिका। किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है अमेरिका।
वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो वो है नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम के हैं। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर है चौथा स्थान है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की हाई नेटवर्थ है तो उसमें भारत का चौथा स्थान है। और ये वेल्थ रिपोर्ट जो है 2025 किसने जारी की है? नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है नाइट फ्रैंक, उसने जारी की है। और दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा है। इसके पहले तीन कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान। इसके पहले में तीन कौन है सबसे हाई नेटवर्थ वाले में? तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान है। वन नेशन वन पोर्ट पहल किसने शुरू की है? वन नेशन वन पोर्ट यानी बंदरगाह, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। वन नेशन वन पोर्ट, ONOP पहल किसने शुरू की है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। ये क्या है, कौन सा मिनिस्टर? बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं ये। वन नेशन वन पोर्ट पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? बंदरगाह संचालन का एक मानकीकरण होना चाहिए। तो उसको उसको जो है इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि हम सभी बंदरगाह संचालन का एक मानकीकरण कर देंगे। लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का नया नाम क्या रखा है? नाम क्या है? तो सागर अंकलन LPPI का नाम क्या है? सागर अंकलन। लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का नाम क्या है? सागर अंकलन। इस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। इस इंडेक्स को किसने लॉन्च लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल। ONOP के साथ कौन सी वैश्विक पहल शुरू की गई है? तो भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम। ONOP के साथ कौन सी वैश्विक पहल शुरू की गई है? भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम शुरू की गई है। ONOP के साथ कौन सी वैश्विक पहल शुरू की गई है? भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम शुरू की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। भोपाल मध्य प्रदेश में क्या हुई है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 आयोजित हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ स्थित आयोजित हुई है? भोपाल मध्य प्रदेश में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई है? भोपाल मध्य प्रदेश में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? वो है भारत। इसके पहले पायलट लाइसेंस जो डिजिटल रूप से जारी करता था वो कौन था? चीन था। तो इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई है? भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ हुई है? भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला देश कौन सा था? तो चाइना था। अभी सेकंड नंबर पर कौन है? वो है भारत। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयारी की गई है? पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति जो है वो जारी की गई है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के द्वारा एक एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट किस मंत्रालय के लिए तैयार की गई है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट किस मंत्रालय के लिए तैयार की गई है? तो पंचायती राज मंत्रालय के लिए तैयार की गई है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग किस आधार पर दी गई है? तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग 6 आयाम 25 उप सूचकांक, इस 6 आयाम है उसके और 25 उप सूचकांक है, उसके आधार पर इसकी रैंकिंग दी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप 3 राज्य कौन से हैं? तो टॉप 3 राज्य हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। हस्तांतरण सूचकांक सूचकांक 2024 में टॉप 3 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप 3 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप 3 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। हस्तांतरण सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? वो है 5वीं। हस्तांतरण सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश की रैंक 5वीं है। इसका स्कोर क्या है? तो 60.07 इसका स्कोर है। विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो आंसर है पंचायती राज मंत्रालय।
पंचायती राज मंत्रालय ने किस संस्था की सहायता से यह रिपोर्ट तैयार की है? तो आंसर है भारतीय लोक प्रशासन संस्था, IIPA। पंचायती राज मंत्रालय ने किस संस्था की सहायता से यह रिपोर्ट तैयार की है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, IIPA की सहायता से यह रिपोर्ट तैयार की है। विकेंद्रीकरण सूचकांक में कितने प्रमुख आयामों का मूल्यांकन करता है ये विकेंद्रीकरण सूचकांक? तो आंसर है 6 प्रमुख आयामों का ये मूल्यांकन करता है। विकेंद्रीकरण सूचकांक कितने प्रमुख आयामों का मूल्यांकन करता है? तो 6 प्रमुख आयाम है इसके, उसका मूल्यांकन करता है। 2013-14 से 21-22 के बीच में विकेंद्रीकरण कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? तो 39.39% पहले हुआ करता था, अभी 43.9% हो गया है विकेंद्रीकरण। पंचायती विकेंद्रीकरण सूचकांक में शीर्ष 5 राज्य कौन है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर भारत का केवल एक है, उत्तर प्रदेश। तो पंचायती विकेंद्रीकरण सूचकांक में शीर्ष 5 राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कर्नाटक नंबर 1, केरल दूसरे पे। तो के काके कके कके तमऊ यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आएगा क्वेश्चन। और ये अभी 39.9% से 43.9% हो गया है। पंचायत में 4% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, विकेंद्रीकरण में। किस संगठन ने मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कौन सा संगठन है? तो वो संगठन है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने एक क्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मित्र का पूरा नाम क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, ठीक है, मित्र प्लेटफॉर्म। इसका उद्देश्य क्या है कि जो अनक्लेम्ड या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं उसको क्या करेगी? ये ट्रैक करेगी। अनक्लेम्ड जो म्यूचुअल फंड या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड है उनको ये ट्रैक करेगी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती समिति, नेशनल कमिटी ऑन नेचुरल फार्मिंग के गठन की घोषणा किसने की है? तो कृषि मंत्री ने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री इंपॉर्टेंट कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया है। तो उन्होंने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती समिति का गठन की घोषणा की है। राष्ट्रीय समिति किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? राष्ट्रीय समिति किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? जागरूकता बढ़ाने और किसान प्रशिक्षण पर यह ध्यान केंद्रित करेगी। जागरूकता बढ़ाने और किसान के प्रशिक्षण पर यह ध्यान केंद्रित करेगी। किन खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है? तो बैराइट्स, फेल्सपार, माइका एंड क्वार्ट्स। ये 4 खनिज हैं जिनको प्राकृतिक खनिजों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। तो बैराइट्स, फेल्सपार, माइका एंड क्वार्ट्स। क्वार्ट्स, फेल्सपार और माइका किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो पेग्मेटाइट चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वार्ट्स, फेल्सपार, माइका किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? पेग्मेटाइट में। पेग्मेटाइट में क्वार्ट्स, फेल्सपार एंड माइका, क्वार्ट्स, फेल्सपार एंड माइका पेग्मेटेड चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वार्ट्स, फेल्सपार एंड माइका किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आंसर है पेग्मेटाइट चट्टानों में। इंडस वैली वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के माध्यम से सर्वाधिक फंड एकत्रित की गई, आईपीओ के माध्यम से, तो वो है एनएससी भारत द्वारा। आईपीओ के माध्यम से सर्वाधिक फंड एकत्रित की गई एनएससी भारत के द्वारा। प्रमुख राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को सरकार ने किस बजट के साथ मंजूरी दी है? तो महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने बहुत बड़ा बजट पास किया है। 34,300 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, ताकि आप महत्वपूर्ण खनिज मिशन की के लिए एक बजट पारित किया गया है कि आप जो महत्वपूर्ण खनिज है उसको निकालिए। इस मिशन को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है? तो 34,300 करोड़ रुपए का जो बजट है वो 7 वर्षों के लिए दिया जाएगा, 7 वर्षों के लिए। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया। तो स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। यह रिपोर्ट राज्यों को उनके वित्तीय स्वास्थ्य के अनुसार किस वर्ष के लिए रैंक करती है? तो वित्तीय स्वास्थ्य के अनुसार 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य के अनुसार किस वर्ष के लिए रैंक करती है? तो 2022-23 में। इस इंडेक्स में कितने राज्यों का विश्लेषण किया गया है? तो टोटल 18 राज्यों का इसमें विश्लेषण किया गया है। और सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य उड़ीसा रहा है, ठीक है। सबसे सर्वोच्चतम जो समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा रहा है रिपोर्ट में? वो उड़ीसा रहा है। ये रिपोर्ट कौन सी थी? तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ वो रिपोर्ट कौन सी थी।
वो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो जारी किया गया राज्यों को लेकर, उसमें नीति आयोग ने जारी किया। और इसकी जो बेस ईयर है वो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर है। और इसमें सबसे उच्चतम स्कोर किसको मिला है, वो है उड़ीसा को मिला है 67.8%, 67.8। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सबसे राज्य कौन सा है, तो वो पंजाब है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खराब इसमें परफॉर्म किया है तो वो पंजाब राज्य है। अचीवर श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। फ्रंट रनर में महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। परफॉर्मर श्रेणी में तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, परफॉर्मर श्रेणी में। और एस्पिरेशनल श्रेणी में केरल, केरल है। परफॉर्मर में तमिलनाडु है, फ्रंट रनर में महाराष्ट्र है। ठीक है, और यानी फ्रंट रनर में चूंकि उत्तर प्रदेश शामिल है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं, तो फ्रंट रनर में एक महाराष्ट्र खेल रहा है, फिर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, फ्रंट रनर में महाराष्ट्र, परफॉर्मर में तमिलनाडु, आकांक्षी में केरल। ठीक है, छठवां 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 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव, छठवां अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो मिलेट्स महोत्सव बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया। मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज होता है जो कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जैसे बाजरा, ज्वार, ये सब। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित हुआ है। किस पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है, तो पेंशन योजना क्या है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना। ये योजना कब से प्रभावी होगी, 1 अप्रैल 2025 से ये योजना प्रभावी होगी, 1 अप्रैल 2025 से ये योजना प्रभावी हो गई है। मूल्यवान ब्रांडों की वैश्विक 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो आंसर है एप्पल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मूल्यवान ब्रांडों की वैश्विक 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो आंसर है एप्पल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। टाटा समूह को रैंकिंग कौन सा स्थान, तो भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम, भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम, ये 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो आंसर है 25वां स्थान दिया गया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो आंसर है 25वां। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है, तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है, तो आंसर है विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। यह रिपोर्ट किस विषय पर प्रकाश डालती है, तो साइबर परिदृश्य की बढ़ती जटिलताएं, साइबर परिदृश्य की बढ़ती जटिलताएं। यह रिपोर्ट किस विषय पर प्रकाश डालती है, साइबर परिदृश्य की बढ़ती जटिलताएं, साइबर परिदृश्य की बढ़ती जटिलताएं, इस पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट किसके साथ साझेदारी में बनाई गई है, एक्सचेंचर। यह रिपोर्ट किसके साथ साझेदारी बनाई गई है, तो आंसर है एक्सचेंचर। यह रिपोर्ट किसके साथ साझेदारी बनाई गई है, तो आंसर है एक्सचेंचर। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है, स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में। स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है, स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में, स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है, स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में। WEF 2025 का विषय क्या है, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। WEF 2025 का विषय क्या है, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो पल्ले गंगाधर रेड्डी, पल्ले गंगाधर रेड्डी, पल्ले गंगाधर रेड्डी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, पल्ले गंगाधर रेड्डी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, पल्ले गंगाधर रेड्डी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, पल्ले गंगाधर रेड्डी। राष्ट्रीय हल्दी रिपोर्ट के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, पल्ले गंगाधर रेड्डी, पल्ले गंगाधर रेड्डी। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन है हमारा साइंस का। हाल ही में चर्चा में रहा ऑसिलॉट क्या है, ऑसिलॉट क्या है, अमेजॉन का एक प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। ऑसिलॉट क्या है, OCELOT, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। किसने बनाया है, अमेजॉन ने बनाया है। लूनर ट्रायल ब्लेजर मिशन को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, लूनर ट्रायल ब्लेजर मिशन को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। नासा का यह मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर, केप केप कैनवेरल
फ्लोरिडा यूएसए, फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर जल की खोज। ठीक है। स्पेस एक्स ने कौन सा मून लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? मून लैंडिंग मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है सफलतापूर्वक, तो उसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स IM-2 मिशन। इंट्यूटिव मशीन्स IM-2 मिशन। IM-2 मिशन का लूनर लैंडर कौन सा है? एथना लैंडर। IM-2 मिशन का लूनर लैंडर कौन सा है? एथना लैंडर। 12वां भारत के पर्यावरण की स्थिति 2025 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, डाउन टू अर्थ पत्रिका। डाउन टू अर्थ पत्रिका एक है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE और डाउन टू अर्थ पत्रिका दोनों ने क्या किया? भारत के पर्यावरण की स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में किस जलवायु अनुसंधान संगठन के आंकड़ों को उद्धृत किया गया है? तो यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा, उसके आंकड़ों को इसमें उद्धृत किया गया है। अपनी तरह की पहली किस किस नई नौसैन्य जलपोत रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो नौसैन्य जलपोत रोधी मिसाइल जिसका नाम है NASM-SR। नौसैन्य जलपोत रोधी मिसाइल, नौसैन्य जलपोत रोधी मिसाइल NASM-SR अपनी तरह की पहली एक नौसैन्य जलपोत रोधी मिसाइल है ये। इस मिसाइल का परीक्षण कहाँ से कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में, चांदीपुर में, उड़ीसा के चांदीपुर में ITR से इसको परीक्षण इसका किया गया है। NASM-SR मिसाइल का प्रक्षेपण किस हेलीकॉप्टर से किया गया? तो सीकिंग हेलीकॉप्टर से किया गया, सीकिंग हेलीकॉप्टर से किया गया। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? धर्म जापान, धर्म जापान, धर्म जापान, धर्म गार्डियन जापान, गार्डियन जापान, इसको आप याद रख लो। ये छठा संस्करण है सैन्य अभ्यास का। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो आंसर है भारत और जापान, भारत और जापान के बीच में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस बनाया, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो ये। तो उसका नाम है अनंत। यह कैंपस किस स्थान पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, अनंत कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस नाम से लॉन्च किया है? तो मोजराना फर्स्ट, मोजराना फर्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस नाम से लॉन्च किया है? तो आंसर है मोजराना फर्स्ट। किस भारतीय संस्था ने नए एक्सोप्लैनेट खोजा है, नया एक्सोप्लैनेट खोजा है? तो आंसर है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL। किस भारतीय संस्था ने नया एक्सोप्लैनेट खोजा है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL। खोजे गए एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? खोजे गए एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? खोजे गए एक्सोप्लैनेट का नाम है TOI 6038AB। TOI 6038AB, ये एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? ये है TOI 6038, 6038 6038 AB। TOI 6038 AB को किस प्रकार के ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है? तो घने उप डेंस सब सैटर्न, डेंस सब सैटर्न, सैटर्न के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2025 कहाँ आयोजित हुई? बाली इंडोनेशिया में। बाली इंडोनेशिया में क्या हुआ है? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2025 आयोजित हुआ है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? बाली इंडोनेशिया में। किसने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम प्रोजेक्ट वाटर अर्थ की शुरुआत की है? दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल सिस्टम प्रोजेक्ट है वाटर वाटर वर्थ, उसका नाम है मेटा ने शुरुआत की है। अंडर सी केबल की लंबाई कितनी है? तो 50,000 किलोमीटर से अधिक। अंडर सी केबल की लंबाई कितनी है? 50,000 किलोमीटर से अधिक। नासा ने एक्सो प्लैनेट के अध्ययन से संबंधित किस मिशन की घोषणा की है? तो पैंडोरा मिशन। नासा ने एक्सो प्लैनेट के अध्ययन से संबंधित किस मिशन की घोषणा की है? तो आंसर है पैंडोरा मिशन, पैंडोरा मिशन। आंसर क्या है? पैंडोरा मिशन। मिशन के तहत कम से कम कितने एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण किया गया? तो 20 एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण किया गया। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो वो है सृजनम। सृजनम क्या है? सृजनम हमारा पहला जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, सृजनम।
इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो एम्स नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। सृजनम का विकास किस संस्था ने किया गया? CSIR यानी कि राष्ट्रीय अंतर विषयी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। राजस्थान में कौन सी फायरिंग रेंज में? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य है? तो भारत और मिस्र के मध्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन हुआ है। किसने शरत संस्करण 2 के शुभारंभ की घोषणा की, जो एक उन्नत उपकरण है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। शरत वर्जन 2 किस मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, MOES। शरत वर्जन 2 किस मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, MOES। शरत वर्जन 2 को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, INCOIS। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, INCOIS। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी किस संरचना की पहचान की है ब्रह्मांड में? तो आंसर है क्विपू, क्विपू। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी किस संरचना की पहचान की है? तो आंसर है क्विपू, क्विपू। क्विपू किस प्रकार की संरचना है? क्विपू किस प्रकार की? तो आकाश गंगाओं का समूह है क्विपू। क्विपू क्या है? आकाश गंगाओं का एक समूह है। क्विपू की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष, 1.3 अरब प्रकाश वर्ष। क्विपू, क्विपू क्विपू का कुल द्रव्यमान कितना है? 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान, 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान। क्विपू नाम कहाँ से लिया गया? इंका सभ्यता से क्विपू नाम को लिया गया। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रैंड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति। ये शक्ति क्या है? पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप है। एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप है। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप शक्ति। शक्ति चिप का विकास किसने किया है? तो IIT मद्रास और इसरो मिलकर इन्होंने किया है शक्ति चिप का आविष्कार, विकास। शक्ति चिप का विकास IIT मद्रास एंड इसरो। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? फेरेट अनुसंधान सुविधा NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा में। फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई है? NCR बायोटेक साइंस, NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा। ऑन्कोस ऑन्कोसकारकाइसिस ऑन्कोस ऑन्कोसरकाइसिस फैलाने वाला मुख्य परजीवी कौन सा है? तो ऑन्कोसरका वॉल्यूवस, ऑन्कोसरका वॉल्यूवस। ठीक है, वो नाम से संबंधित है तो आप इसको लगा ले पाएंगे। नाइजर के अलावा कौन से 4 देश ऑन्कोसेरसियासिस को समाप्त कर चुके हैं? तो कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला एंड मैक्सिको। कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला एंड मैक्सिको, ये 4 देश हैं नाइजर के अलावा जिन्होंने ऑन्कोसेरसियासिस को समाप्त कर लिया है। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार टीका परीक्षण की शुरुआत की है? तो आंसर है युगांडा। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार टीका परीक्षण की शुरुआत की है? तो आंसर है युगांडा। एक्यूवेरिन सैन्य सभ्यता का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो 13वां। एक्यूवेरिन कौन से देशों के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में। एक्यूवेरिन किसके किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच में, और ये 13वां संस्करण था। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की आधिकारिक रूप से स्थापना कब हुई? तो बिग कैट अलायंस की आधिकारिक रूप से स्थापना 23 जनवरी 2025 से हुई है। 23 जनवरी 2025 से बिग कैट अलायंस की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई है। किस संस्थान ने भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने कैंसर जीनोम कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो 2020 में शुरुआत की थी। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फीस्ट 2025 आपको लॉन्च किया है, जिसका मतलब है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। फीस्ट का मतलब क्या है? फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये फीट का फुल फॉर्म है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है वो रीवा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ? रीवा, मध्य प्रदेश में। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा, मध्य प्रदेश में। इस प्रजनन केंद्र को किस प्राधिकरण से मंजूरी मिली है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी, प्राधिकरण। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के माध्यम से स्थापित किया है?
तो वो है कंगारू। कंगारू कंगारू पहली बार किस जानवर के भ्रूण को आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित किया है? तो आंसर है कंगारू। ये शोध किस विद्यालय की यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के द्वारा ये किया गया है आईवीएफ के माध्यम से। किसको, किस जानवर के भ्रूण को आईवीएफ के माध्यम से विकसित किया गया है? तो आंसर है कंगारू। किस देश ने ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया है? तो आंसर है भारत। भारत ने क्या किया है? दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया है ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने किसके साथ साझेदारी में इसको विकसित किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु के साथ साझेदारी किया है। किस कंपनी ने एलसीडी वैक्सीन के लाइसेंस की घोषणा की है? एलएसडी वैक्सीन के लाइसेंस की घोषणा की है? तो आंसर है बायोवेट। भारत बायोटेक समूह की कंपनी है। ठीक है, एलएसडी वैक्सीन के लाइसेंस की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक ने किस बीमारी के लिए वैक्सीन विकसित की है? तो लंपी स्किन डिजीज, एलएसडी। लंपी स्किन डिजीज, एलएसडी का मतलब क्या होता है? लंपी स्किन डिजीज। इस वैक्सीन का नाम क्या है? बायो लंपी वैक्सीन, बायो लंपी वैक्सीन। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो पंच मिशन की बात हो रही है। पंच मिशन राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, नासा। नासा की पहल है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, नासा। नासा का पंच मिशन किसका अध्यक्ष करेगा? पंच मिशन की अध्यक्षता कौन करेगा? किसका अध्ययन करेगा? अध्ययन करेगा सूर्य के वायुमंडल यानी कोरोना का, बेसिकली। तो नासा का पंच मिशन क्या है? वो सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। पंच का फुल फॉर्म क्या है? पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलोस्फीयर। पोलरीमीटर पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना, यूनिफाई द कोरोना, कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ठीक है, तो पंच मिशन का फुल फॉर्म है ये। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर है आईआईटी मद्रास में। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर है आईआईटी मद्रास। हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का अपग्रेडेड वर्जन किस नाम से जारी किया गया? हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का अपग्रेडेड वर्जन किस नाम से जारी किया गया? तो इसका आंसर है यशज, यशस, यशस। आंसर क्या है इसका? यस यशस, यशस। तो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का अपग्रेडेड वर्जन किस नाम से जारी किया गया? तो आंसर है यशस। आंसर क्या है? यशस। और किसने जारी किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। किसने जारी किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को? तो आंसर है जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो आंसर है जॉर्जिया। यूरोपीय आयोग ने किस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो पीएफएएस, पीएफएएस। यूरोपीय आयोग ने किस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो पीएफएएस पर सल्फ्यूरो एल्काइल एंड पॉलीफ्यूरो फ्लूरो एल्काइल सब्सटेंसेस। पर्यावरण, बारिश का पानी और मिट्टी में लंबे समय तक बने रहने के कारण इस मानव निर्मित विषैले रसायन को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है फॉरएवर केमिकल्स, फॉरएवर केमिकल्स। ठीक है, लंबे समय तक अगर बना रहेगा तो एक मानव निर्मित विषैले रसायन बन जाता है, जिसका नाम क्या है? फॉरएवर केमिकल्स। वर्ल्ड डाटा लैब के अनुसार 2050 तक वैश्विक डेटा खपत में भारत का हिस्सा कितना होगा? तो 16%। पूरे विश्व में जितना भी डेटा खत्म हो रहा है उसमें 16% केवल भारत खर्च कर रहा है। केरल केरल सरकार ने कौन सी मौसम चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो आंसर है कवचम, कवचम। कवचम का पूरा नाम क्या है? केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, कवचम। ठीक है, मौसम चेतावनी के लिए कौन सी प्रणाली? कवचम की, कवचम स्टार्ट किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर है तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। किस रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया गया है? किस रॉकेट का पहला सफल परीक्षण? तो न्यू ग्लेन रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया गया है, न्यू ग्लेन रॉकेट। इस रॉकेट का निर्माण किस कंपनी ने किया? ब्लू ओरिजिन ने किया है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन ने।
न्यू ग्लेन रॉकेट का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? तो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन है, उनके सम्मान में न्यू ग्लेन रॉकेट का नाम रखा गया है। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिगंतरा। दिगंतरा एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी है जिसने मिशन स्कॉट को लॉन्च किया है। स्कॉट का मतलब होता है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग दिगंतरा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा स्कॉट को लॉन्च किया गया है। स्कॉट किस प्रकार के उपग्रह श्रेणी में आता है? तो स्थितिजन्य अंतरिक्ष जागरूकता उपग्रह। ठीक है, वो स्कॉट किस तरह के उपग्रह श्रेणी में आता है, किस प्रकार की? तो स्थितिजन्य अंतरिक्ष जागरूकता, स्थितिजन्य अंतरिक्ष जागरूकता उपग्रह। मिशन स्कॉट को किसके माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर 12 मिशन। किन स्पेस टेल स्टार्टअप एप्स ने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 राइड शेयर मिशन पर अपने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो आंसर है पिक्सल और दिगंतरा। पिक्सल और दिगंतरा। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आंसर है कैलिफोर्निया यूएसए से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? कैलिफोर्निया यूएसए। पिक्सल ने अपनी किस उपग्रह श्रृंखला के पहले 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो पिक्सल ने किस उपग्रह श्रृंखला के पहले 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो फायर फ्लाई कॉन्स्टेलेशन। फायर फ्लाई कॉन्स्टेलेशन एक उपग्रह श्रृंखला है पिक्सल का, उस श्रृंखला का पहला 3 उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया? कैलिफोर्निया से लॉन्च किया है। ठीक है, किसकी मदद से? अब कौन से उपग्रह को लॉन्च कर रहा है? पिक्सल एंड दिगंतरा। ठीक है, किसकी मदद से? स्पेस एक्स की मदद से। नई वेधशाला कहाँ आयोजित की गई? नई वेधशाला पंचेट पहाड़ी, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जंक्शन है, पुरुलिया आप जानते होंगे। तो नई वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? पंचेट पहाड़ी, पुरुलिया। इस वेधशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, इस वेधशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? एम एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। यह वेधशाला कितनी ऊंचाई पर? तो 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह वेधशाला कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह वेधशाला। इस वेधशाला में किस देशांतर पर स्थित है? तो 86 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह वेधशाला स्थित है। स्वदेशी रूप से विकसित किस तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो आंसर है नाग MK2। नाग MK2। कहाँ इसका कार्यक्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण हुआ? तो पोखरण फील्ड रेंज, जैसलमेर, राजस्थान में। कहाँ इसका कार्यक्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण हुआ? तो पोखरण फील्ड रेंज, जैसलमेर, राजस्थान। किसके द्वारा हिम कवच नामक अभिनव मॉड्यूलर कपड़ों को पेश किया गया है? किसके द्वारा हिम कवच नामक अभिनव मॉड्यूलर कपड़ों को पेश किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा हिम कवच नामक अभिनव मॉड्यूलर कपड़े को पेश किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ। हिम कवच का उद्देश्य क्या है? अत्यधिक ठंड में तैनात सैनिकों की सुरक्षा। हिम कवच का उद्देश्य क्या है? अत्यधिक ठंड में तैनात सैनिकों की सुरक्षा। किन स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल्स को लॉन्च किया गया है? तो ये है अमूल्य और अक्षय। अमूल्य और अक्षय। अमूल्य और अक्षय। ये किसके द्वारा निर्मित है? ये किसके द्वारा निर्मित है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। किसके लिए बनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद याद रखिए, इस वीडियो को कम से कम नहीं तो आपको 4 5 6 जितनी बार आप देख सके उतनी बार देखेंगे। एक बार आप इसको सुन लेंगे, फिर उसके बाद खुद से पढ़ेंगे बुक से, फिर उसके बाद फिर आप इसको सोते जागते जब आपको फ्री टाइम मिल रहा हो 2x स्पीड पे भी लगा के सुनेंगे। तो महीने भर में अगर 4 5 बार सुन लिए तो आपको ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। भारत के किस आयुर्वेदिक चिकित्सा डिवाइस को आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो नाड़ी तरंगिणी किस आयुर्वेदिक चिकित्सा डिवाइस को आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो नाड़ी तरंगिणी। नाड़ी तरंगिणी किस प्रकार का एक डिवाइस है? तो एआई समर्थित नाड़ी निदान डिवाइस है। एआई समर्थित नाड़ी निदान डिवाइस है। इस डिवाइस को किसने विकसित किया है? तो आत्रेय इनोवेशन ने इसको विकसित किया है। इस डिवाइस को किस संस्था से मंजूरी मिली है? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से इसको मंजूरी मिली है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से इसको मंजूरी मिली है। स्वदेशी सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा को कहाँ स्थापित किया गया है? तो नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे, नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे में स्थापित किया गया है। SSI मंत्रा को किसने अनुमोदित किया है? तो
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने इसे अनुमोदित किया है। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त स्कार्ट थेरेपी का नाम क्या है? तो क्वारटेमी क्वारटेमी CART थेरेपी का नाम क्या है? क्वारटेमी। क्वारटेमी थेरेपी किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए विकसित की गई है? तो बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, BNHL। तो क्वारटेमी थेरेपी किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए विकसित की गई है? क्वारटेमी थेरेपी तो वो है बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, BNHL। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी हुई है? तो आंसर है क्लाउडसेक के द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी हुआ है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो आंसर है भारत। सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो वो भारत है। पहले नंबर पर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अब हम अपने नए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है संक्षिप्तियां। फिर उसके बाद एक सेगमेंट और बचेगा, खेल। उसके साथ ही हम इसको खत्म कर लेंगे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहेंगे। तो कनाडा, मार्क कानी कानी कान कनाडा, कनाडा में कान यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कानी। लिबरल पार्टी के हैं मार्क कानी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कानी। केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को रामसर सचिवालय द्वारा जारी 2025 में आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ता को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो आर्द्र भूमि का बुद्धिमानी से उपयोग इसमें शामिल किया गया है। किस श्रेणी में? आर्द्र भूमि का बुद्धिमानी से उपयोग। आईफा अवार्ड 2025 का 25वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस बार जयपुर राजस्थान में। आईफा कहाँ हुआ है इस बार? जयपुर राजस्थान में। 25वां संस्करण था ये। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? लापता लेडीज को मिला है आईफा में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज, निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3। और अभिनेत्री कौन है? लापता लेडीज की जो नितांशी गोयल हैं। लापता लेडीज आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप लोग, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार देखिए। इसमें आपका टाइम नहीं जाएगा, बल्कि एक अच्छी मूवी है। अ, एक समाज है, उसको देखने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी मूवी लगी थी मुझे। तो लापता लेडीज में जो एक्ट्रेस हैं नितांशी गोयल, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, निर्देशक किरण राव। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। फिर 24वां सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? तो सतत विकास सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ उसका विषय क्या है? वो है सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। साझेदारी करेंगे हम सतत विकास में। कहाँ? सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। किस संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI के द्वारा इसको आयोजित किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्सिलोना स्पेन में। आजकल मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल इज लाइक पेनफुल हो गया है मोबाइल यूज करना। तो क्योंकि आपका पूरा टाइम उसी में जा रहा है, आप शॉर्ट्स देखने लगते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लगातार शॉर्ट्स देखते देखते दिमाग इस कदर दिमाग उसमें इंगेज हो जाता है कि आपका एक तरफ दिमाग कह रहा है कि बंद करो, दूसरी तरफ शॉर्ट्स नया नया ओपन होता जा रहा है। तो एक तरह से ये जो मोबाइल है वो पेन है। तो मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो बर्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो MWC 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। संचार मंत्री हैं वो, ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का विषय क्या था? कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। भारत का पहला वर्ल्ड वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड पीस सेंटर भारत का पहला गुरुग्राम हरियाणा में। वर्ल्ड पीस सेंटर भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। किसके नेतृत्व में स्थापित किया जाएगा? जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में ये वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति प्रतिभूति
भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे। पांडे जी बन गए हैं सेबी के चेयरमैन। पांडे जी, कांता पांडे यानी तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे इज नाउ सेबी चेयरमैन। ठीक है। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के में? तो भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन का ये कौन सा संस्करण था? तो ये छठा संस्करण था। धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण? छठा था। इसका आयोजन कहाँ हुआ, कहाँ किया गया? तो जापान में हुआ है। 38वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित हुआ है? सूरज कुंड, तो फरीदाबाद में। सूरज कुंड फरीदाबाद, अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला फरीदाबाद। इस वर्ष के मेले को किस रूप में मनाया गया? तो शिल्प महाकुंभ, शिल्प महाकुंभ के रूप में इसको मनाया गया है। किन दो राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया है इसमें? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम राज्यों के रूप में चुना गया है। किस विद्यालय को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नामची, सिक्किम। तो ग्रीन स्कूल, राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया स्कूल का नाम क्या है? जो सिक्किम का स्कूल है उसका नाम है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभी आपने आईफा पढ़ लिया था, अब ग्रैमी अवार्ड देखिए। तो 67 ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लॉस एंजिल्स में हुआ। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने इस किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो त्रिवेणी उनका एक एल्बम है। भारतीय अमेरिकी संगीतकार है चंद्रिका टंडन, उनकी एक त्रिवेणी एल्बम है, उसमें उन्होंने ये ग्रैमी अवार्ड जीता है। कौन, किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने। चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए किस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो बेस्ट न्यू एज एम्बियंट अथवा चैंट एल्बम, ये इस कैटेगरी में इन्होंने जीता है। बेस्ट न्यू एज एम्बियंट एंड चैंट एल्बम। पहला पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में पहला पश्चिमा महोत्सव आयोजन किया गया है, पश्मीना। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लिए चुके हैं? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस आईसीजी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर है कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर है कोलकाता। आईसीजी 2025 का मेजबान कौन है? तो सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी में। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड प्रौद्योगिकी। उर्वशी सिन्हा कितने विजेताओं में से एक थी? तो आंसर है 8 विजेताओं में से एक थी। उर्वशी सिन्हा को किस संस्थान में क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग यानी क्यूयूआईसी लैब की प्रमुख हैं? तो रॉमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु की ये, आरआरआई की ये प्रमुख हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिल एंड मेलिंडा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो दिया सलाई है कैलाश सत्यार्थी जी की। तो कैलाश जो है वो सत्य है, दिया सलाई। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, दिया सलाई। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। मिनी मिंथ एंड मंत्रास द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? देवीना मेहरा। देवीना मेहरा है मिनी मिंथ एंड मंत्रास द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? देवीना मेहरा। वर्ष 2025 का प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लियू जियाकुन चाइना। लियू जियाकुन चाइना। वर्ष 2025 का प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लियू जियाकुन चाइना। उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक कौन है? उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक हैं पॉल लिंच। पॉल लिंच उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक हैं। द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्वर नोटबुक के पुस्तक के लेखक अमिताभ कुमार हैं। अमिताभ कुमार। द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्वर्स नोटबुक, एन ऑब्जर्वर्स नोटबुक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। समर ऑफ देन अ नॉवेल पुरस्कार के लेखक हैं रुपलीना बोस। रुपलीना बोस। समर ऑफ देन। दिस आवर पैराडाइज पुस्तक के लेखक हैं करण मूजू। करण मूजू क्या है? दिस आवर पैराडाइज। फियरलेस अ मेमोयर के पुस्तक की किस पुस्तक की आत्मकथा है? तो मोहिंदर अमरनाथ की है। मोहिंदर अमरनाथ की है फियरलेस अ मेमोयर।
फियरलेस अ मेमोयर किसकी है? मोहिंदर अमरनाथ की एक आत्मकथा है। धर्मानोमिक्स एन इंडिजेनस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री राम बाल सुब्रमण्यम। धर्मानोमिक्स एक एन इंटेलिजेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल पुस्तक के लेखक कौन है? श्री राम बाला सुब्रमण्यम। द वर्ड द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा ने क्या बोला? गाजा के बाद का दुनिया, द वर्ड आफ्टर गाजा गाजा। न्यू फाइंडर एमेमोयर एमेमोयर किसकी आत्मकथा है? अमोल पालेकर की। मेमोयर किसकी आत्मकथा है? अमोल पालेकर की। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? आलोक आराधे ने बॉम्बे हाई कोर्ट। आलोक आराधे बॉम्बे हाई कोर्ट। गॉड्स गन्स एंड मिशनरीज द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न हिंदू आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? मनु एस पिल्लई। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न हिंदू आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक मनु एस पिल्लई। तो अब हम बात करते हैं खेल सेक्शन की। खेल सेक्शन में पहला क्वेश्चन है कि 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली भारत की दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेल लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा ये आपसे। तो वो है सविता पुनिया। सविता पुनिया ने 300 हॉकी मैच पूर्ण कर लिए हैं। सविता पुनिया ने 300 हॉकी मैच पूर्ण कर लिए हैं। सविता पुनिया। हॉकी मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसके पहले कौन सी थी? तो वो है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया का रिकॉर्ड कट चुका है, अभी सविता पुनिया जो हैं वो दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। नौवां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? एशियाई शीतकालीन खेल, एशियाई विंटर्स जो होते हैं वो 9वें नंबर का है। ये कहाँ पे की, किस शहर में? तो हार्बिन चाइना में ये हो रहा है। ठीक है, मेजबानी कहाँ हो रहा है? हार्बिन चाइना में। ठीक है, हार्बिन चाइना में। एशियाई शीतकालीन खेलों में कितने खेल शामिल थे? एशियाई शीतकालीन खेलों में कितने खेल शामिल थे? तो 11 शीतकालीन खेल शामिल थे। कितने? 11 शीतकालीन खेल शामिल थे। पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो चाइना जो है 85 पदक के साथ शीर्ष पर रहा, जिसमें से उसने 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 कांस्य के साथ वो पहले नंबर पर रहा है। 2025 का एशियाई शीतकालीन खेल का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? तो वो है ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। एशियाई शीतकालीन खेलों में कौन सा नया खेल जोड़ा गया? तो स्की माउंटेनियरिंग इसको एक नया खेल जोड़ा गया है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड ने। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड ने। खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया, उत्तराखंड में जाकर किया। राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक। राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर कौन रहा है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एसएससीबी। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एसएससीबी। राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एसएससीबी। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सी टीमें रही हैं? तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर हरियाणा रही है। ठीक है, शीर्ष पर कौन रहा है? पहले एसएससीबी सर्विसेज, यानी सर्विसेज जिसको बोलते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा है। दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और हरियाणा की टीम रही है। इस राष्ट्रीय खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो आंसर है 35 खेलों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय खेलों में आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो मौली। मौली एक हिमालयी मोनाल पक्षी है। मौली इस राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था। मुंबई मैराथन 2025 में ओवरऑल एलीट पुरस्कार पुरुष खिताब का विजेता कौन बना है? तो वो बिरहाने टेस्फे एरिट्रिया के हैं। ठीक है, ओवरऑल एलीट पुरुष पुरुष खिलाड़ी का विजेता कौन बना है मुंबई मैराथन 2025 में? तो मुंबई मैराथन 2025 में एलीट पुरुष खिलाड़ी का विजेता बिरहाने टेस्फे एरिट्रिया के हैं। ओवरऑल एलीट महिला खिताब का विजेता कौन बना है? तो जॉयस चेप के मोई टेले केन्या।
जॉयस चेपके मोइटेले केन्या, ठीक है, ओवरऑल एलीट महिला खिताब के विजेता। सेकंड, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो मलेशिया ने की है, ठीक है। अंडर 19 टी20 विश्व कप, महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप, ये किसने मेजबानी की है? तो आंसर है मलेशिया ने। इसमें कौन जीता? तो भारत इसमें जीता है दूसरे नंबर, और ये इसका दूसरा खिताब है। उप विजेता टीम कौन है? दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, महिला में। जोहार इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2025 की मेजबानी किस शहर में हुई है? तो जोहोर बाहरू मलेशिया में ही हुई है। देखिए, मलेशिया में दो चीज़ें हुई हैं, आपको याद रखना है। पहला, अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप भी हुआ है, और जोहार इंटरनेशनल शतरंज ओपन भी हुआ है वहाँ पे। इस शतरंज खिलाड़ी ने कौन जीता है? तो पी इनियल भारत के ही हैं। शतरंज पे तो हमारा इस समय कब्जा होता जा रहा है। तो पी इनियल भारत के हैं, इन्होंने इस जोहार इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2025 को जीता है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नीदरलैंड ने की है। सबसे इंपॉर्टेंट, नीदरलैंड का जो विज्ग ऑन जी शहर है नीदरलैंड का, वहां पे हुआ था ये टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2025। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2025। मास्टर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंदन, जो कि भारत के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका भारत ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। भारत ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आंसर है नई दिल्ली में। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेलसन, डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेलसन। पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसन, डेनमार्क। महिला एकल खिताब किसने जीता? आन से योंग दक्षिण कोरिया के हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता? आन से योंग ने जीता है। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था? पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। इस विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर क्या थे? तो तेजस और तारा, ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है, और इसके आधिकारिक शुभंकर तेजस और तारा थे। ये दो छोटे चिंकारा हैं। तेजस और तारा, ये दो छोटे चिंकारा हैं। इस विश्व कप के आयोजन के लिए कौन से खेल निकाय जिम्मेदार थे? तो खो खो महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ और भारतीय खो खो महासंघ, ठीक है। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी? तो भारत की टीम चैंपियन बनी है। किस महिला टीम ने विश्व कप को अपने नाम किया है? तो भारत महिला टीम ने विश्व कप को अपने यहाँ नाम किया है। पहला हॉकी इंडिया लीग पहली है, ठीक है। ये महिला वाली कैटेगरी का आयोजन 2025 में किन स्थानों पर हुआ? तो रांची झारखंड में हुआ और राउरकेला उड़ीसा में हुआ है। हॉकी का इधर ही राउरकेला उड़ीसा, आप याद रखेंगे। हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? रांची झारखंड और राउरकेला उड़ीसा में। कितने टीमों ने भाग लिया? तो 4 टीमों ने भाग लिया है। किस टीम ने खिताब जीता? ओडिशा वॉरियर्स टीम ने खिताब जीता है। ओडिशा वॉरियर्स टीम ने खिताब जीता है। उप विजेता टीम कौन रही है? तो जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब, जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब उप विजेता टीम कौन रही है? जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब। छठवां हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? तो राउरकेला उड़ीसा एंड रांची झारखंड, ठीक है। पुरुष हॉकी लीग भी वहीं पे हुआ है, ठीक है। पुरुष हॉकी लीग भी और महिला हॉकी लीग भी, रांची झारखंड और राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। कितने टीमों में ने भाग लिया पुरुष हॉकी में? तो टोटल 8 टीमों ने भाग लिया है। पुरुष हॉकी में कितने टीमों ने भाग लिया? 8। कौन सी टीम चैंपियन बनी है? कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो रांची राड़ बंगाल टाइगर्स, जो पहला खिताब इसी ने जीता है, ठीक है। उप विजेता टीम हैदराबाद का तूफान जो टीम है वो, ठीक है, हैदराबाद का तूफान। विजय हजारे ट्रॉफी खेल से संबंधित है? तो विजय हजारे जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संबंधित, ये भारत का ही है। किस क्रिकेट प्रारूप में वनडे आयोजित की जाती है? तो 50-50 ओवर का ही ये पूरा मैच होता है, वनडे आयोजन। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस बार विजय हजारे कर्नाटक ने जीता है। जिसने नाटक किया वो विजय पा गया इस बार। कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है, ठीक है। सी के नायडू किसने जीता? किस खेल से संबंधित है? ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है, ये पंजाब ने जीता। कौन सी टीम विजेता बनी, उप विजेता? तो आंसर है मुंबई। कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये अंडर 23 प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ये
अंडर 23 प्रथम श्रेणी से संबंधित है, CK नायडू। तो इस तरह से हमने जो सेक्शन था ये घटना चक्र का, इसको हमने ख़त्म कर लिया है। आपका काम ये है कि अब आप इसको 2-3 बार जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो दृष्टि नियंत्रण का हमने सूक्ष्म दृष्टि को देख लिया है, हम इसके और भी सेक्शंस ले आएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले इस जितना भी ये फैक्ट है ना, जो इस बार का क्वेश्चन थोड़ा टफ भी थे, तो आपको कम से कम कई बार पढ़ना है, खुद से भी पढ़ना है, किताबों से भी पढ़ना है, मेरे ऑडियो को भी सुनना है, वीडियो को भी देखना है। तो कई बार आप देखेंगे तब आपको ये तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और फिर हम अगले सेशन को भी स्टार्ट होंगे, हमारी पॉलिटी की श्रृंखला जो चल रही है उसको भी आप ज्वाइन करिए। और मैपिंग भी हमने स्टार्ट कर दिया है, मैपिंग को भी देखिए। और साथ ही साथ पर डे हिंदी का एक टेस्ट हम लॉन्च करने की कोशिश में है, जो कि हम आजकल में स्टार्ट कर देंगे। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुल मिलाकर हमारा जो टारगेट है वो आरओ को इस बार क्रैक करना है। डेफिनेटली आप हमारे वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।